Friends, try to watch this video till end, then only you will be able to understand what I am trying to deliver. Now friends, coming to my question. फ्रेंड्स, हमें दे रखा है कि एक रॉड है और उसको एक एंड से हिंज किया गया है, और फ्रेंड्स इस रॉड के दूसरे एंड पर हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स F जो है अप्लाई किया गया है। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा, ये रोटेट करेगी, इसको हिंज किया गया है और फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी तो कुछ एक्सीलरेशन होगा। तो फ्रेंड्स हमें बोला गया है कि इस केस में इसका एंगुलर एक्सीलरेशन α1 है। दूसरे केस में क्या किया फ्रेंड्स, ये जो हिंज था, हिंज मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको क्या किया गया है, उसने शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट किया, उसको एंड से l/4 अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया। और फ्रेंड्स फोर्स अभी भी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो इस केस में कि फ्रेंड्स इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसको बोला है α2। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें α1/α2 का रेशियो बताना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, केस 1 की बात करते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसकी लेंथ l है। तो फ्रेंड्स ये जो फोर्स है, ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक इस एंगल के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा, कौन सा, F cos 37। दूसरा ऑपोजिट कितना, F sin 37। ये जो फोर्स है ये इसको वर्टिकल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा, और ये जो फोर्स है F cos 37 ये तो अलॉन्ग द रॉड ही लग रहा है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स किसी भी तरह का कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अब फ्रेंड्स ये जो F sin 37 है, ये टॉर्क प्रोवाइड कराएगा इस रॉड को टू रोटेट दिस रॉड अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फ्रेंड्स ये टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, फ्रेंड्स टॉर्क की वैल्यू होगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क क्या होगा, टाउ कितना हो जाएगा, R क्रॉस F। तो टाउ कितना हो जाएगा, L क्रॉस F sin 37। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो sin 37 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 3Lf/5। तो यहाँ से हमारे पास फ्रेंड्स टॉर्क की वैल्यू आ गई। दूसरा फ्रेंड्स हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है I × अल्फा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर हम टाउ इज इक्वल टू I α लगाना चाहें यहाँ पर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ये, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि किसी यूनिफॉर्म रॉड के किसी भी एंड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL²/3 होता है, mL²/3 होता है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू mL²/3 इंटू अल्फा। अब फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों इक्वेशन से दोनों को इक्वेट करा देते हैं। तो ये mL²/3 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3Lf/5 के। अब इसमें L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा। F ऐसे का ऐसा रहेगा, ये 5 का ऐसे का ऐसा रहेगा, ml इधर चला आएगा। तो क्या हो जाएगा 9F
ml, ये हो गया क्या अल्फ़ा 1। ये तो फ्रेंड्स सिंपल था, है ना, एफ इंटू डी और टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है सेकेंड। इसमें क्या किया इसने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट कर दिया कितना, L/4 इनवर्ड। फ्रेंड्स हमें पता है एंड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mL²/3 होता है, और सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होता है mL²/12। ये कैसे निकालें फ्रेंड्स, ये कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है फ्रेंड्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है टॉक अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर, ICOM इज इक्वल टू m प्लस MA स्क्वायर, ICOM प्लस MA स्क्वायर। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12। तो बात करें अगर O के अलोंग सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो IO क्या हो जाएगा, mL²/12 प्लस m इंटू, अब ये डिस्टेंस कितनी है, A की बात करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है L/4, ये सेंटर ऑफ मास कितना है, एंड से L/2 पे है और ये सेंटर पे है दोनों के, तो कितना हो जाएगा L/4 पे हो जाएगा ये, तो L/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से mL²/4 और ये 4/3 प्लस 3/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा IO 7 mL²/48, 7 mL²/48। तो अब हमारे पास टाउ इक्वल टू आई अल्फा में लगाने के लिए आई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टाउ इज इक्वल टू FD कर लेते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू एफ साइन 30, ये साइन 30 और ये R। अब R कितना हो गया, अभी L/4 शिफ्ट हो गया, तो इस परपेंडिकुलर, इसकी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बची, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 3L/4 बची, तो रख लेते हैं। थ्री L/4 रखा इंटू एफ साइन 37 और 37 की वैल्यू क्या है, 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 3L/R की वैल्यू हो गई 3L/4 इंटू एफ साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9/20, 5 इंटू 4 20 और 3 3 9, तो क्या हो जाएगा 9/20 L इंटू एफ। तो ये हो गया टॉर्क RF से। अब दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या है, 7 mL²/48 यहाँ पे निकाली थी इंटू अल्फ़ा। दोनों को इक्वेट करा देते हैं, 7 mL²/48 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 9/20 LF। यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा 108/35 इंटू F/ml। ये क्या हो गया α2। फ्रेंड्स α1 और α2 का अगर रेशियो निकालेंगे तो F/ml कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/5 बचेगा और डिवाइड में क्या बचेगा 108/35। ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 35 डिवाइड बाई
5 इंटू 108। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.58। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर ऑफ मास के पास रहेगी तो क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। in case of this rod. All right friends, this was all about this question. See you in next question.